गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी शानदार ढंग से अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। दोस्तों, हमें पेशवा काल में आगे बढ़ना चाहिए था, माधवराव प्रथम को देखना चाहिए था, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों, इसलिए मैं ऐसा करता हूं ताकि आपकी समझ इतना सुंदर हो जाए कि आने वाले जो भी घटनाएं घटित हो उस सबसे आप वाकिफ रहें। इसलिए मैं ऐसा करता हूं। आप और कुछ दिन मेरे साथ बने रहिए, उसके बाद पता चलेगा कि सचमुच में जो चीज़ें आपके सामने जिस रूप में परोसा गया है वो काफ़ी शानदार ढंग से दिया गया है, ताकि आपका जो है आगे का राह बहुत आसान हो जाए। दोस्तों, आइए पानीपत का तृतीय युद्ध को देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध का प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा दोस्तों, और यह बात जानना चाहिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध ने इस बात को डिसाइड किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो अब जो है उसको हम देखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध में आखिर हुआ क्या। पानीपत का तृतीय युद्ध जानने के लिए दोस्तों क्या चाहिए हमको? सबसे पहले हम कारण जानेंगे, उसके बाद युद्ध की घटनाओं को जानेंगे और उसके बाद उनका परिणाम को जानेंगे। बस इतना सा ही जानना है हमको और बहुत आसानी से सीखेंगे। प्रश्न सबसे पहले यह है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था जनवरी 1761 ईस्वी में, आखिर मराठा और अब्दाली आक्रमण करने वाला था। मैं मानता हूं उनसे किसी भारतीय राजा का युद्ध होता, और अगर युद्ध होता तो मुगल से होना था, फिर मराठा से क्यों हुआ? क्योंकि उस समय अगर कोई सत्ता में था तो मुगल सत्ता में था, उत्तर भारत के तरफ खास करके अगर देखा जाए तो। लेकिन मराठाओं के साथ यह युद्ध हुआ, यह बहुत सोचने की बात है। अब वही सोच को आपको हम स्पष्ट करेंगे। तो चलिए कारण को देखें। पानीपत का तृतीय युद्ध का कारण क्या था? सबसे पहला कारण था अब्दाली पुनः दिल्ली को लूटना चाहता था। तो जब वो दिल्ली को लूटना चाहेगा तो वो तो भारत पर आक्रमण करेगा ही और दिल्ली आएगा ही, और कोई न कोई उसका सामना करेगा। तो एक कारण बन गया। दूसरा कारण, पेशवा हिंदू पातशाही से प्रेरित होकर के उत्तर भारत में प्रभाव चाहता था। दोस्तों, इसको कनेक्ट कीजिएगा। एक प्रारंभिक छत्रपति था वीर शिवाजी, जिन्होंने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि लिया, और दूसरा एक पेशवा हुआ जो कि इस नीति को, यानी कि हिंदू पातशाही से वो प्रेरित होकर के उसको विस्तार करने की कोशिश किया। ठीक है, आपको मालूम है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा। और ये अगला जो पेशवा हुआ, यानी कि बालाजी बाजीराव, ये भी हिंदू पातशाही से प्रेरित था, अर्थात हिंदू धर्म का उत्थान चाहता था, और चाहता था उस क्रम में कि उत्तर भारत में भी इसका प्रभाव बढ़े, अर्थात दिल्ली में प्रभाव बढ़े। तो स्वाभाविक बात है, एक तरफ अब्दाली दिल्ली आ रहा था और दूसरे तरफ दिल्ली में प्रभाव कौन चाह रहा था? मराठा चाह रहा था। तो संघर्ष आवश्यक हो गया था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इतना से सही ये इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, मराठा वहां युद्ध इतना बड़े पैमाने पर लड़ने नहीं जाता। लेकिन तीसरा कारण क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इसमें। तीसरा कारण देखिए क्या था कि 1752 ईस्वी में मुगल और मराठा के बीच में एक संधि हुआ। यह जो पीरियड है, आप लोग हमको बताइएगा 1752 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन था? हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस मुगल बादशाह के साथ संधि हुआ मराठा का, और उस संधि में 3 शर्तें रखा गया। पहला शर्त था कि मराठा जो है मुगलों की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करे, इसलिए कि मुगल उस समय शक्ति विहीन हो चुका था। मराठा ही उस समय भारत की एक शक्ति के रूप में उभरा था। तो मुगलों ने यह रिक्वेस्ट किया कि हमारी आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक आप समझ रहे हैं, बाह्य का मतलब उस समय था कि अब्दाली का प्लान लोगों को पता था कि अब्दाली जरूर पुनः दिल्ली पर आक्रमण करेगा। तो आप जान लीजिए कि पहला शर्त में मराठाओं ने वचन दिया मुगलों को कि हम जो है आंतरिक एवं बाह्य शक्ति से मुगलों की रक्षा करेंगे। तब उसके लिए मुगल को क्या देना था? तो मुगल ने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, दोस्तों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर
अगर आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा चीज बता देता हूं। ठीक है, ये अगर भारत का नक्शा, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब ये वाला भाग है दोस्तों, इसको समझिएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो भाग है वहां पे इसको चौथ कलेक्ट करने के लिए, यानी मराठा साम्राज्य का जो टैक्स होता है चौथ, 1/4 इसमें लगता था, चौथ वसूल करने का अधिकार मराठा को दिया। और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट में क्या क्या, आगरा और अजमेर से जो भी राजस्व प्राप्ति होगा पूरा का पूरा मराठों को दिया जाएगा। तो यह शर्त था उस संधि का। तो दोस्तों आप समझिए कि उस संधि के हिसाब से उत्तर भारत अर्थात दिल्ली के तरफ सर्वसर्वा कौन हो गया था, मराठा हो गया था। ऐसे में मराठा ही अब्दाली का सामना करता, ये साफ बात हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हम कारण को समझ गए, अब इसका जो है इसकी घटनाओं को देखते हैं। ठीक है, और इसमें भाग लेने वाले वीर योद्धाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, युद्ध लड़ा गया मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। डेट जनवरी है 1761 ईस्वी में। सेनापति जानी मराठे के बारे में पहले हम कर रहे हैं। सेनापति सदाशिव भाऊराव था। दोस्तों सदाशिव भाऊराव के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, ये जो था बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई था। कैसे चचेरा भाई होने का मतलब क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम का कोई भाई होगा, उसका वो बेटा होगा। और ये बात सही है, जो बाजीराव प्रथम का जो भाई था चीमा अप्पा जी, उसका यह पुत्र था। और इसके बारे में एक बात और बताना चाहता हूं सदाशिव भाऊराव का, कि सदाशिव भाऊराव का जो जीवन काल है काफी संघर्षमय ही रहा और बहुत ही दुखांत रहा बचपन से ही। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से हम बाद में बात करेंगे। तो वो सदाशिव भाऊराव नेतृत्व कर रहा था मराठा का पानीपत के तृतीय युद्ध में। सदाशिव भाऊराव पर इसलिए बालाजी बाजीराव विश्वास किया था क्योंकि दक्षिण के अभियान में काफी सफल हुआ था। और ये दक्षिण के अभियान में ही था जिस समय इसको संदेश पहुंचाया गया कि पानीपत के युद्ध में अर्थात अहमद शाह अब्दाली से आपको लड़ने के लिए जाना है। और वहीं से वो अपनी सेना लेकर के पानीपत पहुंच गया था। तो ये सदाशिव भाऊराव की कहानी है, जो कि सेनापति के रूप में वहां पे काम किया, ध्यान दीजिएगा। और ये विश्वास राव जो था उसका पुत्र था खुद का, यानी बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव था। विश्वास राव के अधीन में बहुत बड़ा और शक्तिशाली सेना जो है दिल्ली के तरफ भेजा बालाजी बाजीराव। लेकिन ये बच्चा था, और लेकिन मुख्य सेनापति, अगर वास्तविक सेनापति कौन था, यही था सदाशिव भाऊराव ही था। तो विश्वास राव समझ गए, सदाशिव भाऊराव समझे। मराठा के अन्य वीर योद्धा को यदि बात ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा। उस वीर योद्धा में एक वीर योद्धा था शमशेर बहादुर। दोस्तों शमशेर बहादुर यहाँ पे शहीद हुआ था। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा शमशेर बहादुर कौन था। ठीक है, ये यहाँ पे शहीद हो गया था। उसके बाद इब्राहिम गर्दी यहाँ पे शहीद हो गया था। तो इब्राहिम गर्दी के बारे में बता दूं, इससे बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिस समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो मराठाओं के तरफ से जो यूरोपीय सेना का एक टुकड़ी था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था इब्राहिम गर्दी। और इसको तोपखाना का नेतृत्व भी मोटा मोटी यही इसी को समझा जाए, क्योंकि यूरोपीय सैनिक टुकड़ी में तोपखाना की व्यवस्था था। तो इसका दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि तोपखाना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इब्राहिम गर्दी कर रहा था। ठीक है, अगर ये भी पूछे कि यूरोपीय सेना टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तब भी इब्राहिम गर्दी होगा। और इब्राहिम गर्दी को भी बहुत बेरहमी से मारा गया था। चलिए, ये हो गया इब्राहिम गर्दी। उसके बाद जसवंत राव तुकोजी जैसे महान वीर इसमें मारे गए। और कुछ महान वीर योद्धा जो मराठा के थे बच गए, उसका नाम भी जानना जरूरी है। यह मल्हार राव जो बीच में ही युद्ध के बीच में ही निकल गया। कई इतिहासकार इसके बारे में लिखा मल्हार राव के बारे में कि युद्ध के समय कुछ मराठा स्त्रियां आई थी 20 से 25, उसको बचाने के लिए बहुत कूटनीतिक ढंग से ही निकल गया। हालांकि इसका अलग भी कहानी है कि युद्ध छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो इसको जानिए मल्हार राव जो था वो बच के निकल गया था। और युद्ध में नाना फडणवीस
और महादजी सिंधिया जैसा वीर भी शामिल था। ये महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस इस युद्ध को बहुत ही वीरता पूर्वक लड़ा था और अंत में जब सारे मराठा कत्लेआम कर दिए गए उसमें किसी तरह ये दोनों वीर बच गए। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। यही नाना फडणवीस और यही महादजी सिंधिया आगे चल करके बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। जो उत्तर पेशवा आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखिए मराठा के बीच का कौन कौन था और कौन कौन वीर था। अब इस समय देखते हैं कि आखिर अब्दाली को कौन कौन साथ दे रहा था। तो स्वयं अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी के नाम से जाने जाने वाला अब्दाली स्वयं सेनापति का रोल कर रहा था, भूमिका निभा रहा था दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, अन्य शक्ति के रूप में हम नवाब का, जब अवध का नवाब बता रहे थे वहां भी बताए थे कि शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला ने इसको क्या किया था, सहायता दिया था इस युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में। उसका रिलेशन भी हम बताए थे, ईरान। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और जो कोई दोस्त इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि पिछला वीडियो जब तक मेरा नहीं देखिएगा तो आगे का कनेक्शन में बहुत मजा नहीं आने वाला है। तो प्लीज पिछला वीडियो जरूर देखिए, तब और स्पष्टता आपके समझ में आएगा। चलिए, और दूसरा जो उसको सहायता दे रहा था नजीब-उद-दौला था और रोहिल्ला सरदार था। ठीक है, तो इसको ये दो इंपॉर्टेंट था, शुजा-उद-दौला और नजीबुल्ला। यही नजीबुल्ला होगा जब वो पानीपत का तृतीय युद्ध, जब वो अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा उस समय इसको जो है वहां का प्रशासक बना करके वो लौट जाएगा और नजीब-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में वहां शासन करने लगेगा। तो नजीबुल्ला का याद रखिए, नजीब-उद-दौला और शुजा-उद-दौला दोनों ने अहमद शाह अब्दाली को समर्थन किया था और युद्ध जो लड़ा गया था जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो प्रारंभिक युद्ध में इसको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि युद्ध इसके पक्ष में नहीं जा रहा है। एक समय तो इसके मन में ऐसा भी हो गया था कि काश इसको सेना को पीछे लौटा लिया जाए, लेकिन बहुत ही चतुराई से और साहसपूर्ण ढंग से अहमद शाह अब्दाली अपनी सैनिक क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करते हुए यूं कहें तो मराठाओं को पराजित किया था। और इतना ही नहीं, इस युद्ध में 30,000 लगभग मराठा मारे गए, 28,000 की चर्चा मिलती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कई इतिहासकारों ने लिखा है कि 30,000 28,000 एक आंकड़ा है, ये लाखों में भी संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके साथ और कई 40 से 50,000 लोग मराठा के जो साधु संत थे वो भी उस एरिया में गए थे और उनका भी कत्लेआम हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह युद्ध जो था बहुत ही भयावह था मराठों के लिए। जैन सरकार ने इस युद्ध के लिए बोला कि एक भी मराठा परिवार ऐसा नहीं था जिसने कि कोई अपना सपूत ना खोया हो। तो दोस्तों इस बात से ही पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर इस युद्ध में मराठों का कत्लेआम हुआ। ठीक है, दूसरी बात, आपको अगर इसकी मैसेज के बारे में बात करें कि आखिर ये जो युद्ध है ये मराठा हार गया था और इस मराठा युद्ध को खबर जब बालाजी बाजीराव को पहुंचाने गया था, वो एक व्यापारी था। उन्होंने हिम्मत नहीं किया था कि सीधे उनके साथ ये बोला जाए कि मराठा हार गया है या उसका पुत्र मारा गया है। तब उन्होंने कूट भाषा में बोला था दोस्तों, उसको याद रखिए। उन्होंने बोला था कि दो मोतियां विलीन हो गया है और 22 सोने के मोहरे लुप्त हो गए हैं, तांबा और चांदी का तो गिनती ही नहीं हो सकता। दोस्तों यहां पर मैं ये बताऊंगा कि दो मोतियां जिसकी बात हो रही है वो दो मोती मैं बता देता हूं। पहली मोती तो उसका पुत्र था विश्वासराव और दूसरा मोती उसका चचेरा भाई था। इस दो मोती की बात क्या है। और 22 सोने के मोहरे इस टाइप का उसके पास बड़े बड़े सरदार थे, वो 22 सोने के मोहरे मारे जा चुके थे और प्यादे यानी सैनिक जो मारे गए उसकी गिनती ही नहीं किया जा सका। तो आप अब समझ गए होंगे कि पानीपत का युद्ध जो लड़ा था किस पैमाने पर यह युद्ध हुआ था। दोस्तों अब इसका जो है हम लोग परिणाम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है पानीपत का युद्ध आपको स्पष्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखिए अब जो है पानीपत तृतीय युद्ध का हम जो है सबसे ये देखेंगे पहले कि आखिर मराठा हारा क्यों, उसको देख लेंगे और थोड़ा सा प्रभाव को देखेंगे, बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए पराजय का कारण क्या था।
अब्दाली बेहतर सेनानायक साबित हुआ। किससे? सदाशिव भाऊराव से। तो अब्दाली का सेनापतित्व जो है बेहतर था, इसलिए हार का कारण बना। दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि ठंडा प्रदेश था, यानी दिल्ली जो था, और महीना क्या है? जनवरी का। आप लोग भी जानते हैं कि दिल्ली में अगर जनवरी में जाइएगा बहुत ही सिहरन होता है, बहुत ही ठंडा प्रदेश होता है। उसके लिए मराठा सैनिक के पास उस टाइप का क्लोथ नहीं था, कपड़ा नहीं था, पोशाक नहीं था। जबकि नॉर्थ वेस्ट से यानी उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारी जो भी थे वो चमड़े के वस्त्र पहने हुए थे, पोशाक पहने हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क था युद्ध में। तो ये ठंडा प्रदेश भी एक कारण बना। ठीक है, सदाशिव उत्तर की भौगोलिक दिशा से अवगत नहीं था। सदाशिव हमेशा से दक्षिण भारत में अभियान किया और वो बहुत सफल भी रहा, लेकिन उत्तर भारत का भौगोलिक चरित्र उसको पता नहीं था, उसकी आबो हवा से भी अवगत नहीं था, इसलिए ये भी एक कारण बना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इसको समर्थन मिलना चाहिए था मथुरा के जाट से या अन्य जाटपूत सरदार से, वो भी इसको नहीं मिला। तो कुल मिला के कहे तो इन सब कारणों के कारण भी मराठा के पराजय हुई। तो आप समझ लीजिए ये 4 कारण बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग जरा देखेंगे कि आखिर प्रभाव क्या हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध का। प्रभाव तो दूरगामी हुआ। अब कैसा हुआ देखिए। सबसे पहला बात कि दिल्ली पर अभी तक मोटा मोटी ये समझिए कि मुगल सत्ता काबिज था और मराठा चाह रहा था कि दिल्ली को सीधे अपने नियंत्रण में ले ले। ये बात मराठा के मन में था। लेकिन अब जो है जब उसको हरा के गया तो नजीबुद्दौला जिसको हम बताए थे कि ये रोहिला सरदार था, इसको क्या किया, यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो नजीबुल्ला को मिल गया, नजीबुल्ला या नजीबुद्दौला, ठीक है, इसको प्रतिनिधि के रूप में शासन मिल गया। एक प्रभाव हुआ। दूसरा, तय कर दिया कि दिल्ली पर कौन शासन नहीं करेगा। मराठाओं का मंशा प्रारंभ से ही था कि दिल्ली उसके अधीन हो। अब ये इस युद्ध ने इतना सा कम से कम तय कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा। कौन शासन करेगा ये तय नहीं किया। आने वाले समय में कौन सत्ता पर काबिज होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि मराठा कम से कम शक्ति अब यहाँ दिल्ली की सत्ता पर नहीं बैठ सकता। यह बहुत बड़ा बात था। उसके बाद ये तो स्वाभाविक और साधारण बात है कि मराठा को अपूरणीय क्षति हुआ। बाजीराव का अकालिक मृत्यु हो गया। देखिए, बाजीराव का अकालिक मृत्यु इसकी सदमा से हो गया। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि जब बाजीराव को यह खबर चला कि उसके पुत्र भी युद्ध में मारे गए हैं और बड़े पैमाने पर मराठों का कत्लेआम हुआ है, तो जितनी बड़ी सेना लेकर पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़ने मराठा गया था, उससे बड़ी सेना लेकर यह दिल्ली की तरफ कूच कर गया। और जब अहमद शाह अब्दाली को पता चला कि इतना बड़ा सेना के साथ आक्रमण हो रहा है, तो उन्होंने कूटनीति का परिचय दिया और एक चिट्ठी लिखा बाजीराव को कि मैं युद्ध जीत चुका हूं और मैं दिल्ली में अपना शासन नहीं चलाना चाहता हूं, मैं वापस जा रहा हूं। तब बाजीराव थक हार करके वह पुनः पुणे लौट गया और सदमा में ये मर गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से पानीपत का जो तृतीय युद्ध था बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से आप लोग सुने होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हमको नहीं लगता है कि आपको कोई भी तथ्य याद करने में कोई तकलीफ होगा, क्योंकि बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके सामने परोसा गया है और आप लोग इसको अध्ययन किए भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।